अगर 300 लाशें मुरीदके की सड़क पे गिरी होती तो उसको क्लियर करने के लिए और मुरीदके की जो जीटी रोड है उसको बहाल करने के लिए आपको हफ्तों का टाइम चाहिए। कोई भी हुकूमत होगी, खुद अगर तरीके लबैक पाकिस्तान की भी हुकूमत हो ना और उनके दौर में लोग उनके खिलाफ असला लेके रोड्स पे आ जाएं तो वो यही कुछ करेंगे जो आज पीएमएलएन की हुकूमत ने की। इस दफा टीएलपी को जो मार पड़ी, टीएलपी का जो क्रैकडाउन टीएलपी के खिलाफ हुआ, इतना जो सफाक किस्म का क्रैकडाउन हुआ, सख्त किस्म का क्रैकडाउन हुआ, उसकी वजह यह थी कि इस दफा टीएलपी ने उन लोगों की बात भी नहीं मानी जिन्होंने उनको लॉन्च किया। उसमें जनाब 28 चूड़ियां और कड़े हैं, 12 ब्रेसलेट एक है, 6 ब्रेसलेट एक है, 12 सोने के टॉप्स हैं, 12 हार हैं, 47 अंगूठियां हैं और 72 जो है वो इनके अलावा कोई सोने की आइटम्स हैं। मजमुई तौर पे सोने की बात करें तो 2 किलो सोना जो है वो साद रिजवी साहब के घर से बरामद हुआ है और मैं आपको याद करा दूं कि तकरीबन 4.25 लाख रुपए तोला चल रहा है और 1 किलो अगर सोना हो तो आप गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारी वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ बात कर लेते हैं जनाब तरीके लबैक पाकिस्तान की, जो कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। अगर इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊं तो तरीके लबैक पाकिस्तान ने जनाब एक धरने का आगाज किया और गलिबन 11 अक्टूबर को इसका आगाज किया गया था। उसके बाद जनाब उनका ये कहना था कि वो इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद आके जो अमेरिकन एम्बेसी है, जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद में लोकेटेड है, वहां पर वो एक एहतजाज करना चाहते हैं जो बर्बरियत इसराइल कर रहा है गजा में, उसके खिलाफ। फिर होता यह है जनाब कि गजा का जो वहां पे जो सीज फायर है वो हो जाता है और गजा जो है वहां से वो इसराइली जो कैदी हैं उनको रिलीज कर देता है और इसराइल भी गजा के कैदियों को रिलीज कर देता है। पहला जो स्टेप है वो तय हो जाता है। लेकिन जो तहरीके लबैक पाकिस्तान है, टीएलपी है, वो अपने इस बयानिए से पीछे नहीं हटती और वो कहते हैं कि हर सूरत हम एहतजाज करेंगे और हर सूरत हम जो अमेरिकन एम्बेसी है वहां पर जाके हमने एहतजाज करना है। हुकूमत किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं देती और वो इसलिए नहीं देती कि रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिविटी आई है उनमें। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाम ले लेकर, चाहे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों, उनकी तारीफ करता है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई भी जमात जो है, कोई भी जत्था जो है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो अमेरिकन कॉन्सुलेट में या अमेरिकन एम्बेसी में जाने में कामयाब हो जाता है तो बहुत बड़ा ये थ्रेट साबित होता पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को। डोनाल्ड ट्रंप या जो अमेरिका की जो वजारत खारजा उसकी तरफ से ये बात सामने आती कि आप लोग जो है वो तो बेसिक टेक केयर भी नहीं कर सकते, मतलब जुर्रत किस तरह हुई किसी की कि वो अमेरिकन एम्बेसी में दाखिल हो। जाहिर है कि इससे एक अच्छा सेंटिमेंट ना जाता। तरीके लबैक के जो लोग हैं उनको समझाया गया, उनको कहा गया कि मुज़ाकरात उनसे कर लिए जाएं। खुद साद रिजवी भी मुज़ाकरात पे वो एग्री थे और ये लग रहा था कि जैसे इनकी आपस में सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन फिर ऑल ऑफ द सडन होता ये है कि मुरीदके में ऑपरेशन होता है, शदीद किस्म का क्रैकडाउन होता है टीएलपी के खिलाफ और जो एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया है शेखुपुरा के अंदर ये आता है, उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है। पुलिस जो है वो शदीद शेलिंग करती है टीएलपी के जो लोग हैं उनके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जनाब 40 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी होते हैं। टीएलपी के लोग हैं, किसी जगह पे जाहिर है टीएलपी खुद तो जाहिर है कि एक बयानिया जो उनकी तरफ से सामने आता है वो तो ये है कि 300 बंदा मर गया या 200 बंदा मर गया या 250 बंदा जो है उनका वो अपनी जान से गया। देखें, जब 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ था उस वक्त भी हमने ये बताया था कि जो उन्होंने भी कहा था कि 300 या 400 बंदे जो हैं वो उनके फौत हो गए हैं। कोई भी जो इंसानी जान है उसकी जो अजमत है वो अपनी जगह पे है। इंसानी जान चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 हो, उसकी जो वैल्यू है वो ये किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है कि इतने इंसानों को या इवन एक इंसान को जो है वो इस तरह कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन आप जब बयानियां बनाते हैं या कोई बात करते हैं तो वो रीजनेबल होनी चाहिए। अगर 300 लाशें मुरीदके की सड़क पे गिरी होती तो उसको क्लियर करने के लिए और मुरीदके की जो जीटी रोड है उसको बहाल करने के लिए आपको हफ्तों का टाइम चाहिए। यानी प्रैक्टिकली ये समझ में नहीं आता। और फिर जीटी रोड, अगर 300 लाशें वहां पे गिर गई हैं तो फिर जीटी रोड जो है उसको तो खूनो खून हो जाना चाहिए था। और वहां पे तो एक मतलब ज़ाहिर है कि वो तशबीह देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो गजा जैसा आलम वहां पे खुदा ना खास्ता नजर आ रहा हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हमने देखा सरकारी अस्पताल भर चुके होते हैं, वो इतनी सारी जो 300 लाशें थी वो कहां गई हैं। इसका मतलब है कि यकीनन हलाकतें टीएलपी के लोगों की हुई होंगी, लेकिन जो नंबर दिया जा रहा है 300, 350, 400, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब आ जाते हैं कि जो पर्सपेक्टिव है दोनों के, हुकूमत क्या कहती है, तहरीके लबैक पाकिस्तान क्या कहती है। तहरीके लबैक पाकिस्तान वो ये कहते हैं जी कि हम एक पुरअमन एहतजाज करने निकले थे, हमने ये कहा था कि हम लोगों से मुज़ाकरात कर लिए जाएं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारे साथ एक बहुत जुल्म जो है वो हमारे ऊपर किया गया है। गवर्नमेंट ऑन दी अदर एंड जो है वो ये कहती है जी कि हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि वो जत्था लेकर रोड्स के ऊपर आ जाए
और एहतजाज करे, स्टेट को चैलेंज करे। अच्छा देखिए, इसके ऊपर ना मुख्तलिफ राय सामने आती है। अगर हम तहरीक इंसाफ को देखें तो तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त टीएलपी की बहुत हमायत कर रहे हैं और वो टीएलपी के लोगों के साथ खड़े हैं, जबकि खुद तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान साहब की ट्वीट में साथ लगाऊंगा जो उन्होंने जब तहरीक बैक ने उनके दौर में धरने किए तो वो ये कहते थे कि ये क्या तरीका है कि कोई भी उठ के जो है वो रियासत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे और किसी सूरत हम ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने देंगे। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि वही बंदा, यानी कि एक ही सियासी पार्टी जब वो ऑपोजिशन में होती है तो उसका मौकफ और होता है, और जब आप सरकार में होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, जब आपने चीजों को मैनेज करना होता है तो आपका मौकफ बिल्कुल और होता है। कोई भी सरकार जो है, कोई भी गवर्नमेंट जो है, वो कभी भी किसी को भी इजाजत नहीं दे सकती कि वो इस तरह रोड्स पे आके ना सिर्फ ये कि एहतजाज करे, फिर उन लोगों को रोड्स पे ले आए जिनकी मजहबी अटैचमेंट है अपने लीडरान के साथ, और जो मजहबी अटैचमेंट होती है उसमें लोग अपनी जान देने से भी जो है वो पीछे नहीं हटते। तो तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में यही किया, मौजूदा हुकूमत ने भी यही किया, और कोई भी हुकूमत होगी, खुद अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान की भी हुकूमत हो ना और उनके दौर में लोग उनके खिलाफ असला लेके रोड्स पे आ जाएं तो वो यही कुछ करेंगे जो आज पीएमएलएन की हुकूमत ने की है। इसका यह मतलब नहीं है कि मेरी को हमदर्दी है कोई पीएमएलएन के साथ, हमने उनकी हर बात पे कई दफा तनकीद की है, लेकिन जब भी आप रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे, रोड्स पे आएंगे, जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको फैलाएंगे, तो गवर्नमेंट आपसे इसी तरह डील करेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान की हुकूमत आ जाए तो जो दूसरे फिरके हैं, जिसमें जो दूसरे फिरकों की जो सियासी जमात है, अगर वो एहतजाज के लिए निकलेगी तो उसके साथ इससे भी शायद बुरा सलूक किया जाएगा। अब बात आ जाती है कि ये क्यों किया गया। इससे पहले भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एहतजाज किए। 2017 में तहरीक इंसाफ के दौर में वो आए और फिर आपको याद है कि वो फैज हमीद साहब उस वक्त DGIS थे और बाकायदा नोट बांटे गए, इनको दिए गए। फिर 2019 में इनका एहतजाज हुआ और वक्तन बवक्तन तहरीक लबैक के एहतजाज होते हैं, और लेकिन उनके साथ ये वाला सलूक कभी भी नहीं हुआ। तो हमेशा जो है वो एक डील कर ली जाती है तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ, और उस डील के नतीजे में फिर जो है वो मामला हल हो जाते हैं। इसकी हकीकत अगर मैं आपको बताऊं, देखें बात यह है कि हमारी डिसीजन मेकर्स हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपनी जरूरत के लिए इस तरह के जो रिलीजियस एलिमेंट हैं उनको उन्होंने पैदा किया। और क्यों किया? क्योंकि जो रिलीजियस वोट है उस वक्त जाहिर है जब नवाज शरीफ साहब जेर अताब थे, वो साकिब निसार वाला वो पूरा नेटवर्क वो काम कर रहा था। टीएलपी को बनाने का मकसद ये था जो रिलीजियस वोट है पीएमएलएन का उसको तोड़ा जाए और वो वोट तोड़ के जो है वो टीएलपी के लोगों को दिया जाए। वो जो स्कूल ऑफ थॉट की वो जमात है, जो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के हमारे भाई हैं, उनकी क्योंकि अक्सरियत है पाकिस्तान में, वो सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में, इसलिए ये काम किया गया। और ये काम सिर्फ इस एक स्कूल ऑफ थॉट के लिए नहीं किया गया। जब ज़ियाउल हक साहब ने जो तालिबानाइजेशन आनी थी, अमेरिका की जंग लड़नी थी, तो जो हमारे देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है उसके जो लोग हैं उससे एक तालिबान की जो है वो जमात बनाई गई। और इसी तरह अगर हम बात करें जमात दावा की, तो जो अहले हदीस या सल्फी स्कूल ऑफ थॉट है उनके लोगों के ऊपर वो जमात बनी। अब जब ये जमात जो भी हमारी जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इनको लॉन्च करते हैं, अब होता ही है कि जब तक तो वो जमातें इनकी बात मान के चलती रहती है। टीएलपी अभी टॉक ऑफ द टाउन है। टीएलपी जब तक तो गवर्नमेंट से एस्टेब्लिशमेंट का इख्तलाफ हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने टीएलपी को कहा कि रोड्स पे आओ जाओ, जरा गवर्नमेंट को टफ टाइम दो, टीएलपी रोड्स पे आ गई। फिर जब गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिशमेंट के आगे सरेंडर किया जी कि एहतजाज है, मुल्क बंद है, निजाम नहीं चल रहा, तो वो आप इनको जो है वो स्टेप बैक करवाएं, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। तो फिर मुज़ाकरात किए जाते हैं। वही लोग जो भेजते थे इनको तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों को, वो कह देते थे कि बस आपका काम इतना ही था, अब आप मुज़ाकरात करके वापस आ जाए। लेकिन जब ये पार्टीज उस इदारे के या उस सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाती है जिसने इनको पैदा किया होता है, तो सर फिर वो सिस्टम बर्दाश्त नहीं करता कि ये कल को हमारे बनाई हुई पार्टीज, चाहे वो कोई मजहबी पार्टी हो, चाहे वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, सब उसी चैनल के थ्रू हमेशा गवर्नमेंट में पाकिस्तान में आए हैं। आपकी तो इतनी वर्थ ही नहीं थी कि आप जो है वो वजीर आजम बन सकते या सूबे में आपकी हुकूमत आती या आपकी जो मजहबी जमात टीएलपी है वो इतनी ऊपर जाती और उसकी इतनी पब्लिक में फुटिंग होती। ठीक है, हमने आपको सपोर्ट किया तो आप वहां तक पहुंचे हैं, तो फिर मेरी बिल्ली मुझे ही नहीं आऊं, ये चीज जो है ना ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं करता। इस दफा टीएलपी को जो मार पड़ी, टीएलपी का जो क्रैकडाउन टीएलपी के खिलाफ हुआ, इतना जो सफाक किस्म का क्रैकडाउन हुआ, सख्त किस्म का क्रैकडाउन हुआ, उसकी वजह यह थी कि इस दफा टीएलपी ने उन लोगों की बात भी नहीं मानी जिन्होंने उनको लॉन्च किया था, और ये वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि एहतजाज कोई नहीं कर पा रही थी टीएलपी, प्रेशर बिल्ट हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इनको
मजहबी ताना देना शुरू हो गए थे कि आप लोग जो है वो कुछ नहीं करते, आप लोगों की बड़ी स्ट्रेंथ है, आप लोग रोड्स पे नहीं आते। साद रिजवी साहब को शायद ये अंदाजा हो गया था कि अब उनको ये करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से वो इस हद तक आगे चले गए। किसी ने उनको इस्तेमाल किया, यकीनी तौर पे कि वो बहुत बुरी तरह इस्तेमाल हुए हैं। अब वो किसके हाथों इस्तेमाल हुए हैं, जाहिर है कि उसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं। उसमें इंडिया का भी नाम लिया जाता है और दीगर ममालिक का भी नाम लिया जाता है, लेकिन मेरे पास क्योंकि कोई कंफर्म न्यूज नहीं है तो मैं उसको कभी भी कोई ऐसा उनके ऊपर नहीं मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता या इल्जाम लगा सकता। लेकिन बहरहाल किसी से तो वो इस्तेमाल हुए हैं। अब एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जो पब्लिक है, जो तहरीके लबैक के लोग हैं, जो सड़कों पे आए हैं, देखें जो पब्लिक होती है ना वो बहुत मासूम होती है। जो लोग किसी के से इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। वो तो अपने जूम में एक पॉजिटिव काम करने या एक इस्लाम की खिदमत करने या फिर समझें कि जन्नत कमाने के लिए रोड्स पे आए। तो आज फिर अगर हम उनके ऊपर तशद्दुद करेंगे तो फिर हमें क्रिटिसाइज जाहिर है कि स्टेट को फेस करना पड़ेगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि हमारे जो इदारे हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। कैटेगोरिकली मैं सबसे पहले कह दूं कि पाकिस्तान की फौज के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, पाकिस्तान के इदारों के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसके इदारे डिस्टेबलाइज हो जाएं, और वो पाकिस्तान की फौज तो वो इदारा है जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत दी है। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। मौजूदा जो हमारे फील्ड मार्शल हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दुनिया में नाम बुलंद हो और जो इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की बुरी है वो भी बेहतर हो। लेकिन सर इतराम के साथ सिर्फ ये गुजारिश है कि आपको भी ये देखना पड़ेगा, जो इनको बनाने वाले हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि फिर ऐसे तजर्बे क्यों किए जाते हैं। इस तरह के लोगों को लॉन्च किया जाता है और फिर जब पब्लिक में उनकी फुटिंग हो जाती है, उनको लगता है कि वो बहुत मजबूत हो गए हैं, फिर वो रियासत के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। देसी जुबान में बात करूं तो गले पड़ जाते हैं, आपके अपने गाटे फिट हो जाते हैं। अब जनाब कुछ इस लग्जरी लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं जिसको साद रिजवी साहब एंजॉय कर रहे थे। साद रिजवी साहब के घर जब छापा मारा गया, क्योंकि जाहिर है कि उनको लॉन्च किया हमारे इदारों ने, और उसके बाद फिर क्योंकि एक रिलीजियस फैक्टर था, और मैंने आपको कहा कि जब रिलीजियस फैक्टर होता है तो लोग अपनी जान माल कुछ भी देने से नहीं कतराते। ताहिरुल कादरी साहब को खुद औरतों ने सोने के जेवरात उतार के मजमे में दिए हुए वीडियोस मौजूद है। फिर यही हुआ, जब रिलीजियस सेंटिमेंट होता है तो फिर लोग अपनी हर चीज जान माल पैसा कुर्बान करने को तैयार होते हैं। अब आपको मैं सिर्फ ये बताता हूं कि पंजाब पुलिस की लिस्ट के मुताबिक जो सामान बरामद हुआ है साद रिजवी साहब के घर से, उसमें जनाब 28 चूड़ियां और कड़े हैं, 12 ब्रेसलेट एक है, 6 ब्रेसलेट एक है, 12 सोने के टॉप्स हैं, 12 हार हैं, 47 अंगूठियां हैं और 72 जो है वो इनके अलावा कोई सोने की आइटम्स हैं। अगर हम मजमूई तौर पे सोने की बात करें तो 2 किलो सोना जो है वो साद रिजवी साहब के घर से बरामद हुआ है, और मैं आपको याद करा दूं कि तकरीबन 4.25 लाख रुपए तोला चल रहा है, और 1 किलो अगर सोना हो तो आप गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाए, 460 ग्राम चांदी एक बरामद हुई है, 438 ग्राम चांदी एक बरामद हुई है, 898 ग्राम ये चांदी बनती है, 69 प्रीशियस वॉचेस हैं जी, यानी कि ये कीमती घड़ियां 69, उसमें रोलेक्स और दीगर जो कंपनी है उनकी घड़ियां मौजूद हैं। अब जो दीगर ममालिक की जो करेंसी उनके घर से बरामद हुई है उसमें जनाब 50,000 की इंडियन करेंसी है, 2,855 यूरो हैं, 8,592 रियाल हैं, 4,200 पाउंड हैं, 2,500 जो है वो ये हांगकांग का गालिबन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर जो है वो 200 बरामद हुए हैं, 1440 यूएई के जो दिरहम है वो बरामद हुए हैं, सीरियन करेंसी जो है वो 5200 बरामद हुई है, 250 इराकी दिनार बरामद हुआ है, डॉलर जो है वो सिर्फ एक ही बरामद हुआ। अब पाकिस्तानी करेंसी अगर आप देख लें तो 7,17,65,000 रुपए एक बरामद हुए, 3,37,03,000 रुपए एक, 3,000 रुपए एक बरामद हुए, और 85,49,000 रुपए एक बरामद हुए। मजमूई तौर पे ये जो रकम बनती है 11,41,00,000 तकरीबन 66-65 लाख रुपए ऑलमोस्ट ये बनेगा। तो वो लोग जो कि अपने जज्बात लेके रोड्स पे निकल आते हैं सियासी जमातों के लिए, सर ये इतना लग्जरी लाइफस्टाइल ये कहां से आ रहा है? ये आया ही तब था जब रियासत ने फैसिलिटेट किया, उन्होंने फैसिलिटेट किया, लोगों के इमोशंस अटैच हुए, रिलीजियस सेंटिमेंट आया, फिर आप देखें पैसे की भरमार लग गई। और अगर हम बाबा जी की बात करें, खादम रिजवी साहब की, जो कि वालिद हैं अनस और साद रिजवी साहब के निहायत सादे आदमी, सारी जिंदगी बाबा जी ने अपनी दरवेशी में गुजारी है,
व्हील चेयर पे गुजारी है, छोटे से मकान में एक वो रहते नहीं है, किसी से ढका छुपा उनका लाइफस्टाइल नहीं है। उनके बच्चों का लाइफस्टाइल आप देख लें। अब जो एक परेशान कुन बात है जनाब, जो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि उन्हें 1600 मुख्तलिफ नंबर से जो है वो थ्रेटनिंग कॉल्स आई हैं, और ये कॉल्स जो हैं ये भी TLP के जो लोग हैं उनकी जानिब से की गई हैं, और शदीद किस्म का क्रैकडाउन इन लोगों के खिलाफ स्टार्ट होने लगा है। ये 1600 जो नंबर थे इनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। इन लोगों को जो है जनाब वो बारी बारी ट्रेस किया जा रहा है और इनको गिरफ्तार किया जाएगा, और जो भी लोग जिन्होंने रियासत को ब्लैकमेल किया है इनको किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। और ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमें एक बहुत हाई वॉल्यूम की जो गिरफ्तारियां हैं तरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी, साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब को ऑलरेडी नहीं पता कि वो किधर है, तो वो अब हमें नजर आने वाली है। मजहबी फिरके से, पार्टी से अटैच है तो वो आपका राइट है कि आप अपनी पूरी तहकीक करें, उसके बाद जिसको बेहतर समझते हैं उसके साथ अटैच हो जाए। लेकिन सर इन फैक्टर्स को देखें, इतना पैसा, और अभी तो फिर जाहिर है कि इसके लिए उनको अब अपनी अब क्योंकि वो जेर अताब हैं और उनको अब बताना पड़ेगा ये पैसा कहाँ से आया, उनकी इनकम्स क्या हैं, अगर फंडिंग है तो क्या वो रियासत से इजाजत लेके की गई है या किस तरह से की गई है। तो ये आगे अभी मामला बहुत खराब होने वाले हैं साद रिजवी और अनस रिजवी साहब के लिए। एक और जो इतलात हैं वो ये हैं जनाब कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा जी कि वो हमारे पास नहीं है, जाहिर है कि वो गायब हो गए हैं। और मैं अगर अपनी जाती राय दूं तो जाहिर है जब भी कोई बंदा इस तरह गायब होता है तो इसका मतलब है कि स्टेट ने उसको अपनी तहवील में ले लिया है। रात तक मौकफ यही था, लेकिन अब अगर हम इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट देखें तो कहा जाता है जी कि कश्मीर से जो है वो उनकी लोकेशन वहां पे इस वक्त मतलब उनको ट्रेस किया गया कि वो कश्मीर में मौजूद हैं। अब जाहिर है कि उसके लिए कोशिश की जाएगी उनको बरामद करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो शायद एक पब्लिक सेंटिमेंट हो इस तरह के। देखिए साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब भाग ही नहीं सकते थे, इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी, ठीक है, फिर इतना हर चीज जो है वो रेड अलर्ट हो, इस चीज का मुझे इम्कान लगता नहीं है। हाँ एक इम्कान हो सकता है क्योंकि वही बात रिलीजियस अटैचमेंट की है, तो किसी बंदे ने अपने घर में उनको पनाह दे दी हो, किसी ऐसी जगह पे उनको बाद में फरार करा दिया गया हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मुझे यही लगता है कि जाहिर है कि वो एक हमारे जो हमारी स्टेट है वो उसकी कस्टडी में, बाकी वो अगर कस्टडी में नहीं भी हैं तो वो कस्टडी में आ जाएंगे या ले लिए जाएंगे, और अगर हैं तो अब उनके लिए मुश्किलात जो है वो शुरू हो जाएंगी। आगे हम फ्यूचर में आपको बहुत सख्ती जो है वो तरीके लबैक के हवाले से नजर आएगी, जिसमें जो बोल्ड स्टेप है उन पर पाबंदी लगने के भी चांसेस हैं और बहुत कुछ जो है वो हो सकता। तो चाहे तरीके इंसाफ हो, चाहे तरीके लबैक हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आपको सड़कों पे आके रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगी। और अगर आपकी अपनी गवर्नमेंट भी हो तो आप भी किसी को ये इजाजत नहीं देंगे, ये आपको अच्छी तरह पता है। लिहाजा सच बोलें, हक के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़े हों। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मेरा ख्याल है कर लें।